महाजनपद के मगध महाजनपद के विषय में हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि मौर्य वंश का स्थापना होने से पहले ही विदेशी आक्रमण यानी ईरान का कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो आया था भारत पे हमला करने के लिए, जो डेरियस था। डेरियस ने क्या किया था, हमला करने के लिए सोचा था, लेकिन वहां तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद सिकंदर ने किस तरीके से भारत पे अपना आक्रमण करना चाहता था 326 ईसा पूर्व में, और वो नहीं कर पाया। वो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो ब्यास नदी को डाक नहीं पाया था। यहाँ तक आप लोग को समझा चुकी हूँ। क्योंकि देखिए अब कितने पूरा टोटल वंश के बारे में अगर बताता है कि महाजनपद जो था मगध महाजनपद में वंशज कितने चले थे, तो पूरा टोटल के टोटल 7 थे। और 7 में से मैंने आप लोगों को हर्यंक वंश, नंद वंश और शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मौर्य वंश में अशोक ने क्या क्या किया था ये आपको बताऊंगी। आप लोगों ने पहला हर्यंक वंश का जो राजा था उस राजा का नाम था बिंबिसार। क्या नाम था उस राजा का? नाम था बिंबिसार था। और बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। अजातशत्रु का बेटा उदयन था, और उदयन तक यहाँ तक चला। उसके बाद आया नागदशक, और नागदशक ज्यादा तक संभाल नहीं पाया था। हर्यंक वंश वहां तक जाके खत्म हो गया। कौन सा वंश? मतलब हर्यंक वंश। तो हर्यंक वंश एक है, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुद्ध वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। यानी 7 के साथ आपको क्या पढ़ना है? आपके 7 के साथ तरीके से पढ़ना है कि सातों हम जान जाते हैं कि मगध महाजनपद पे 7 शासन करने वाले लोगों के बारे में हम समझ लेते हैं, पूरा टोटल 7 के बारे में। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था हर्यंक वंश में, हर्यंक वंश में पूरा टोटल देख लिया था। अब मान लीजिए कि ये भारत है, और भारत पे इसको अखंड भारत बनाने वाला था कौन? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। जब मौर्य वंश आया था तब। वो कैसे? क्योंकि उसने हर एक जगह पे अपना अधिकार जमा, जैसे कि कलिंग पे अपना अधिकार जमा लिया अशोक, मतलब ये रहा उड़ीसा में कलिंग, उसी कहते। इधर रहा अपना पहले का जो एक मतलब महाजनपद था गांधार था, उसके बाद कंबोज था। सब पे अधिकार अपना जमाना शुरू कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य। कैसे कैसे किया था पिछले वीडियो में आप देखना, उस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ। जो वीडियो अच्छी तरीके से सभी ने देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्रेम से देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हर्यंक वंश। हर्यंक वंश ने हम तो देख लिए, लेकिन एक बार उसके राजा को देख लेते हैं, रिपीट करना जरूरी है। हर्यंक वंश का जो राजा था बिंबिसार था। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। अजातशत्रु का बेटा उदयन था। उसके बाद आया था नागदशक, और नागदशक का जो सेनापति था शिशुनाग। तो शिशुनाग ने नागदशक को मार दिया, और मारने के बाद दूसरा अपना वंशज चला दिया शिशुनाग वंश। तो दूसरा कौन आया? शिशुनाग वंश। वहां का जो राजा था शिशुनाग वंश, तो ये पहला राजा हो गया। दूसरा में आ गया कालाकोस। कालाकोस एक राजा था, वो भी अपना पाटलिपुत्र का स्थापना किया। मतलब कि पहले था कौन सा? मगध का जो राजधानी था राजगृह था, लेकिन उसके बाद बन गया वैशाली। वैशाली के बाद बन गया कौन सा? अजातशत्रु ने वैशाली को जीता था ना, जैसे कि उसके बिंबिसार पिता ने जीत नहीं पाया था वैशाली को। मगध को ही थोड़ा सा जीता था, मतलब मगध पे था, वैशाली को जीतना था, वैशाली को नहीं जीत पाया। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार के वैशाली को जीत लिया। वैशाली की मतलब वैशाली मगध की राजधानी बन गई। उसके बाद शिशुनाग यानी कालाकोस के समय बन गया था कौन सा? तो बन गया था उस समय का पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का स्थापना हो गया था। इसके बाद आया था नंदी वंश। तो नंदी वंश के बारे में बता दी हूँ आपको। ये जितने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 मैं आपको राजाओं के बारे में बता चुकी हूँ। यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन में आप नहीं हो सकते हो। किस तरीके से बिंबिसार ने आम्बिक पे मतलब अवंती पे अपना अधिकार जमा लिया था। अवंती जो मध्य प्रदेश का था, वहां का राजा था। प्रधोक था, उस पे किस तरीके से अपना अधिकार जमा लिया था। किस तरीके से वहां पे अपना एक जीवक, एक वैद्य भेज दिया था, उसका भी अधिकार पूरा टोटल अपना अवंती तक अपना अधिकार जमा लिया था। उसका बेटा अजातशत्रु ने वैशाली पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद उदयन ने भी अपना, उदयन ज्यादा नहीं किया, और उसके बाद आया था नागदशक। नागदशक को मार दिया गया। मारने वाला कौन था? शिशुनाग वंश था। तो शिशुनाग ने नागदशक को मार दिया। तो हर्यंक वंश इस तरीके से खत्म हो गया। आया था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कालाकोस था। कालाकोस ने पाटलिपुत्र का स्थापना कर दिया। फिर नंदी वर्मा आया।
नंदी वर्मा को मार दिया था कौन सा, महापद्म नंद। महापद्म नंद ने कुछ किया, कुछ तो किया, अजात शत्रु ने उसके बाद कुछ किया था बिंबिसार ने। तो ये भी आपका शिशुनाग वंश भी खत्म हो गया। तो 2 वंश तो ऐसे ही खत्म हो गए। तीसरा वंश आ गया आपका नंद वंश। नंद वंश का जो महाराजा था, जो शासक करने वाला था, वहां का राजा था, उसका नाम था महापद्म नंद। और महापद्म नंद ने किसको मार दिया था, नंदी वर्मा को मार दिया था। नंदी वर्मा को मारने के बाद अपना अधिकार जमा लिया पूरे किस पे, मगध पे। और मगध पे अधिकार जमाने के बाद यहाँ तक तो अजात शत्रु और उसका बाप बिंबिसार ने तो कर ही दिया था। इसके बाद धीरे धीरे अधिकार पूरा जमाना स्टार्ट कर दिया। जब महापद्म आया तो ये आया नंद वंश का स्थापना किया। नंद वंश का स्थापना किया महापद्म नंद। तो ये वंश चलने लगा। ये वंश जब चला तो ये केंद्र का पूरा विश्वास वो करने लगा, शासन, केंद्रीय शासन होने लगा था इसके समय में। ये बहुत ज्यादा, ये भी मतलब कि ताकतवर था, बहुत ताकतवर सेना का स्थापना इसने कर दिया था, बहुत बहुत चीजों का स्थापना कर दिया था इसने भी, अपना पूरा राज्य चलाना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद इसी का बेटा था, महापद्म नंद का बेटा था धनानंद, और धनानंद ने भी आया। तो धनानंद उतना मतलब कि ऐसा व्यक्ति था कि मतलब पीने खाने घूमने फिरने में मस्त रहता था। इसकी कोई दुनिया ही लगता था कि नहीं है ये मतलब कि ये जानता था कि मेरे पिताजी ने और सभी लोगों इतने राजाओं ने मिलकर मगध का इतना दूर तक फैलाव हो गया, हमारा ही तो है, अब हम तो यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन सिकंदर जब नंद वंश का राज चलता था तो सिकंदर आना चाहता था इसी पे हमला करने के लिए, भारत पे। लेकिन चाणक्य आए थे इनसे पूछने के लिए कि भाई बताओ कि अब धनानंद आ रहा है, अरे सिकंदर आ रहा है, क्या करना चाहते हो। तो इसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम आप मुझे सलाह न दो, उनको तो फेंकवा दिया। इसी चीज के लिए चाणक्य पहुंच गए। चाणक्य किसको ले लिए, चंद्रगुप्त मौर्य को लेके चले गए तक्षशिला। तक्षशिला में चाणक्य अध्यापक थे, एक टीचर के तौर पे थे। तक्षशिला कहाँ पे, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। एक मैं आपको महाजनपद में से एक महाजनपद बताई थी जो गांधार था, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। वहां पे वो अध्यापक थे चाणक्य। और चाणक्य समझ रहे थे कि इराक को जीत के गांधार को भी जीत लिया है, पोरस को, पंजाब वाले रास्ते को भी जीत लिया है। कौन जीत लिया है, सिकंदर जीतते हुए पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, भारत पे। और वो समझाने के लिए चाणक्य पहुंचे थे धनानंद को। धनानंद इस बात को माना नहीं और उसको फेंकवाना चाहा। लेकिन 12 वर्ष का लड़का कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ चलते हैं। और चाणक्य को अपना गुरु चंद्रगुप्त मौर्य बना लिया। यहाँ तक इसका वंश अभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आया था मौर्य वंश। मौर्य वंश आने के बाद बताऊंगी कैसे आ गया मौर्य वंश। अब देखो इसलिए आ गया मौर्य वंश कि धनानंद का हत्या कर दिया था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके इशारे पर, चाणक्य के इशारे पे। जो चाणक्य थे ने, इनके इशारे पर हत्या कर दिया था कौन, ये चंद्रगुप्त मौर्य। किसका, धनानंद का। अब ये क्यों किया था, क्योंकि चाणक्य को फेंकवाने के लिए यानी सूली पे चढ़वाने के लिए धनानंद ने बात किया था। धनानंद इतना, इसकी विशाल सेना थी, ये मतलब कि हमला मतलब कि ये भी हार गया इससे। यानी कि अब इसी की बेटी थी, इसकी बेटी थी दूरधरा। किसकी बेटी, धनानंद की बेटी थी दूरधरा। और दूरधरा से अपनी शादी कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। किससे शादी कर लिया, तो चंद्रगुप्त की पहली पत्नी है जो दूरधरा है, और दूरधरा के पिता का नाम है धनानंद। और धनानंद के बेटी से दूरधरा से शादी कर लिया और वहां तक अपना राज्य और चलाने लगा। अब आपको पता है कि सिकंदर, देखो ध्यान से सुनना, पिछले वीडियो में बताएंगे उसको भी देख लेना। सिकंदर जब हमला करना चाहता था तो उसका एक थल सेना सैनिक था, जो थल सेना कहते हैं, उसका सैनिक था, सेनापति था सेलुकस निकेटर। और सेलुकस निकेटर सोचता था कि हम लोग युद्ध करें, लेकिन यहाँ पे युद्ध होने का कोई संभावना नहीं था। सिकंदर लौट गया, जाके इराक के बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गया, उसको कुछ बीमारी हो गई, वो खत्म हो गया। यहीं पे सेलुकस निकेटर ने कहा कि हम आपसे भाई युद्ध करने आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के लिए। जो है धनानंद तो था ही नहीं उस समय चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको सेलुकस निकेटर को हरा दिया और उसकी बेटी से उसने शादी फिर कर लिया। उसकी बेटी का नाम था हेलन। उसकी बेटी का नाम हेलन कार्नेलिया था। इस बेटी से उसने शादी कर लिया। शादी करने के बाद देखा कि अब क्या होगा,
आगे इसके साथ भेजेंगे हम किसको, अपने राजदूत को। तो सेल्यूकस निकेटर ने देखा कि जाइए ध्यान दीजिए कि हमारी बेटी इस समय कैसे, मतलब कि वहां राजदूत की जरूरत होती थी। तो राजदूत भेजा गया और उस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पहुंचा कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के पास। और चंद्रगुप्त मौर्य के पास पहुंच के देखा कि हमारी मतलब बिटिया रानी तो ठीक ठाक है, अपना मस्त है, खा पी के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने मेगास्थनीज ने पूरे मगध का क्या क्या हुआ था, कब कब हुआ था, सारे बिंबिसार वाला, चाहे अजात शत्रु वाला, उदयन वाला, सारे के सारा किस्सा इसने पूरा लिख दिया। और उस बुक्स का नाम पड़ गया इंडिका। तो इंडिका बुक्स में इसने सारा कुछ सब कुछ लिख दिया। कितना चालाक था ये जो मेगास्थनीज था, किसका गुप्तचर था, ये सेल्यूकस निकेटर का। ये सेल्यूकस निकेटर आ गया था फिर से लड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर आ गया। अब इसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। यहाँ पे आपने देखा था बिंबिसार, लेकिन बिंदुसार ने ज्यादातर मतलब वो भी कुछ किया, अपना भूमिका निभाया। उसकी कम से कम 16 रानियां थी। आपको पता है 16 के 16, मुझे ऐसे पता चलता है कि आप गूगल से भी पूछोगे कि बिंदुसार की पत्नी, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार की पत्नियां कितनी थी तो बताएगा 16, लेकिन उनमें से खासी की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो 16 रानियां थी, लेकिन उनमें से एक रानी जो थी उसके, अब देखो किसी की भी पहली रानी हो तो उसका ज्यादातर उसी का बेटा का नाम लिया जाता है। पता ना 50 से कितने भी शादियां कर लो, उसका ज्यादातर नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन उसके अब बेटा था बिंदुसार का बेटा 2 पैदा हुए थे। उस बेटे का नाम था सुसीम और अशोक। अब हमें इस वीडियो में जानना है अशोक का पूरा जीवन परिचय के बारे में। उसके बारे में जानते हैं कि अशोक ने ऐसा क्या क्या किया था, कहां कहां उसने भी हमला किया था। अशोक के बारे में हमें समझना है। चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई। पहले हम देख लेते हैं किसके, बिंदुसार के विषय में। भाई इसको मारने के बाद ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो बिंदुसार का बेटा कौन कौन था, बिंदुसार का बेटा एक सुसीम था, एक अशोक था। और सुसीम बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके बाद था अशोक था। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि इसके दादा बिंदुसार के पिता यानी कि सुमित और सुसीम और अशोक के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म में संलेखन विधि से मृत्यु मतलब अपने भूख के से प्यास से तड़प के मर जाना ही भलाई होता था कि भाई हम भूख और प्यास से, क्योंकि ये हमारा आत्मा फिर पुनर्जन्म न प्राप्त कर पाए, इसलिए संलेखन विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को त्याग दिया। प्राण त्यागने के लिए वो कर्नाटक पहुंचे। इस जगह पे कर्नाटक पहुंचे और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पे जाके आराम से तपस्या किया। भूखों प्यासों, कुछ भूख से कुछ प्यास से तड़प के अपने प्राण को त्याग दिए, ना कि ये पुनर्जन्म इनका हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो सेल्यूकस निकेटर्स को भी हराया था, गंधार को भी जीत लिया था, कंबोज को भी जीत लिया था, सारे यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान सबको जीत के दहेज में आराम से ले लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का तो आपको कहानी बता चुकी हूँ, लेकिन हमें इस वीडियो में जानना है किसके, अशोक के विषय में। तो संलेखन विधि से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। वो जैन धर्म को मानता था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन अशोक जो था उसी का नाती पोता कहते हैं ना, यानी बिंदुसार का बेटा अशोक था। और अशोक का जन्म जो हुआ था 304 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। और इसका जब जन्म हो गया, अब इसके बाद इनको कहाँ रखा जाए, मतलब एक तो था सुसीम और एक था अशोक। बिंदुसार के 2 बेटे, एक सुसीम और एक अशोक। तो अशोक को रख दिया गया था अवंती में। कहाँ पे, यहाँ पे था अवंती में रख दिया गया। और यहाँ पे भेज दिया गया सुसीम को, जम्मू कश्मीर में भेज दिया गया सुसीम को। और इस जगह पे पूरे मगध को राज करने वाले थे बिंदुसार अपना आराम से यहाँ पे राज कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन कुछ दिन के बाद बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। यानी बिंदुसार की अगर मृत्यु हो जाती है, सॉरी अभी नहीं, अभी बिंदुसार की मृत्यु कैसे, क्योंकि यहाँ पे अभी देखेंगे ना, जम्मू कश्मीर में जो सुसीम था, सुसीम क्या करता था कि वहां का
जाके सोचा कि वहां का हम वहां राज कर लेंगे, लेकिन वहां के लोग इसको इतना मार पीट के पस्त कर दिए कि भाग के आया अपने पिता के पास, और पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के पास आया और कहा कि वहां पे हमें लोग रहने नहीं दे रहे हैं, हम किस तरीके से रहे। इसके बाद बिंदुसार ने कहा, अवंती में अशोक था, अपने बेटे छोटे बेटे अशोक से कहा कि देखो कश्मीर का क्या आप माजरा सुलझा सकते हो। तो अशोक ने कहा कोई बात नहीं पिताश्री, हम जा रहे हैं और कश्मीर का हम फैसला करके आएंगे। तो एक हफ्ते के अंदर ये सारे कश्मीर का फैसला करके सबको काट पीट के मार के तलवार भाला से मार पीट के सबको एकदम पस्त करने के बाद ये आ गया अपने पिता के पास और कहा पिताश्री हम तो वहां पे सारे लोगों को खत्म कर दिए। इसके बाद कुछ दिन के बाद इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, अशोक यानी सुसीम के पिता की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होने के बाद मगध का राजा कौन बन जाता है, सुसीम। अवध मगध का, क्योंकि वो बड़ा बेटा है, सुसीम ही तो बड़ा बेटा है, अशोक तो छोटा बेटा था। अशोक सोचा कि हमें मिला ही नहीं ये पद, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, हमारा राज्य ये तो संभाल नहीं पाएगा, ये है मतलब ठीक ठाक नहीं। अब हम तो बलवान भी हैं, हम किसी को भी संभाल लेंगे, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा हमने संभाल लिया, हमने यहाँ पे अवंती का मुद्दा, हमने यहाँ पे हर एक मुद्दा संभालता भी, देखो आगे भी संभालेगा, कौन सा मुद्दा है संभालता जाएगा, ये कलिंग का मुद्दा भी संभालेगा। तो ये बोला कि कोई बात नहीं, आप बन गए, कोई बात नहीं, पिता ने राज्य अभिषेक कराया ही नहीं। तो क्या किया कि इसके कम से कम भाई थे 99, क्योंकि 16 रानियां थी, 99 भाई कहा जाता है, सुना जाता है, गूगल भी बताएगा, कोई भी बताएगा कि 99 थी। और 2 ये मिलके थे, एक अशोक था, एक सुसीम था। तो अशोक के पास सुसीम आया और बोला भाई देख, मुझे इतने भाई परेशान कर रहे हैं कि मुझे यहाँ का राजा मुझे बना दो, यहाँ का राजा मुझे बना दो, यहाँ का राजा, कितने भाइयों को मैं दूं। अशोक बोला कोई बात नहीं, 99 भाइयों को आराम से काट पीट दिया, मार और दिया, खत्म कर दिया, उनकी कहानी खत्म हो गई। सुसीम बोला कि भाई ये क्या कर रहा है, बोला कि तू भी अगर बोलेगा तो ले तेरे को भी खत्म। तो सुसीम को भी इसने ही खत्म कर दिया। अशोक ने अपने सगे भाई सुसीम को भी मार दिया था। मारने के बाद ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद अपना राज्य अभिषेक कराया, तो मगध का राजा अशोक बना। मगध का राजा कौन बन गया, उसके बाद अशोक मगध का राजा बना। पूरे मगध पे इसका राज्य होता था, यानी ये राजा बन गया। और राज्य अभिषेक इसका कब हुआ था, जब इसकी राज्य अभिषेक इसका हुआ था 269 में, यानी 69 BC में, 269 में इसका क्या हुआ, ईसा पूर्व में इसकी राज्य अभिषेक हुआ। और इस मगध का राजा बन गया अशोक। कहाँ का राजा बन गया अशोक, ध्यान से सुनना, अशोक बन जाता है राजा, कहाँ का, मगध का राजा बन जाता है, पूरे मगध पे अपना राज करता है। और राज करने के बाद उसको याद होता है कि यहाँ पे जो ओडिशा है इसे कहा जाता था उस समय कलिंग, और कलिंग पे हमें करना है हमला, क्योंकि उसकी एक बेटी थी, वहां के राजा की एक बेटी थी, उसको बहुत ज्यादा थोड़ा सा प्रेम के घन चक्कर में पड़ गया था, और वो कहता था शादी कर दो। मतलब वहां का राजा कुछ नंद नाम उसका था, अवंत मतलब कुछ नाम था, हाँ नंदराज नाम था वहां का। उसने किया ही नहीं, वो कहा कि ऐसे कैसे, हम तो करेंगे ही, नहीं किया और गया। सब जाने को मतलब 8 साल के बाद 261 में यहाँ पहुंचा, BC में, ईसा पूर्व में। अब पहुंचने के बाद अवंती को भी अपना लिया, यानी यहाँ भी मार काट करके धड़ाधड़ सबको उड़ा दिया। अब यहीं पर देखता है कि जिससे वो प्रेम करता था उसकी वो भी वहीं पे है, और अपने हाथों से ही काट दिया उसको। तो कहता है कि अब क्या करें, अब तो हमने इतना खून खराबा है, छोटे बड़े लोगों को मार दिया। यहाँ का एक रूल था, नियम था कि अगर एक आदमी लड़ता है ना तो उसके घर का बच्चा तक लड़ने के लिए पहुंच जाएगा। आदमी औरत सब लोग लाठी लेके चलेंगे, तलवार लेके चलेंगे, भाला लेके चलेंगे मार करने के लिए। ये कलिंग का एक रूल था, नियम था। उस नियम का फॉलो वो करता था अपना राजा ने भेजा सबको, और उसी में उसने अपने एक मतलब प्रेमिका को मार दिया अशोक। अब अशोक कहा कि अब हम इतना खून खराबा देख लिए कि हमें अब रहा नहीं जा रहा है, अब हम यहाँ पे हम खून खराबा के चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो कलिंग कहाँ पड़ता था, कलिंग कहाँ पे, ओडिशा में। तो राज्य अभिषेक 8 साल के बाद इसने क्या किया था, राज्य अभिषेक के 8 साल के बाद 261 ईसा पूर्व में इसने
कलिंग पे हमला कर दिया था अशोक ने। अब ये कैसे पता चला हमें ये सारे कि कलिंग पे किसने हमला किया, क्या हुआ था, ये सब कैसे हमें पता चलेगा, ये भी पता तो चलना है। तो उस समय का एक खारवेल था और उसने खारवेल के हाथी गुफा में उसने मतलब कि एक गुफा जानते हो ना, एक शिलालेख गुफा ये सब होता है, उसमें पता चलता है कि उस वहीं पे इसके बारे में कलिंग का युद्ध सब कुछ उसमें लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद इसके 13वें शिलालेख में भी पता चलता है कि यहाँ पे युद्ध हुआ था और अशोक ने यहाँ पे आके अपना युद्ध किया था और इस तरीके से यहाँ पे पता चला। इसके बाद हमें पता चलना चाहिए कि इसकी पत्नी का नाम था, इसकी पत्नी का नाम था महारानी, मतलब इनका महारानी देवी इनका नाम था, पहली पत्नी थी जो देवी कहा जाता है। लोग कहते हैं, चाहे और बताएगा आपसे कि इसकी पहली पत्नी कारुबाकी थी, लेकिन कारुबाकी नहीं, इसकी पहली पत्नी थी देवी, और देवी इसकी पहली पत्नी थी। उसी का बेटा था महेंद्र और संगमित्रा था इसके बेटी का नाम का, एक बेटा और एक बेटी, एक बेटा और कहा जाता है लेकिन उस बेटा का नाम उतना नहीं है, लेकिन महेंद्र और संगमित्रा का नाम ज्यादातर लिया था। लेकिन इसकी दूसरी पत्नी थी, इसके पास 4 पत्नियां थी, अशोक की 4 पत्नियां थी, तो उसकी दूसरी जो पत्नी थी कारुबाकी थी, इसकी दूसरी पत्नी, पहली वाली देवी थी। तो सारे पत्नियां क्या करती थी, पत्नियों के बारे में किस शिलालेख में पता चलता है, तो कौशाम्बिक एक शिलालेख है, उस कौशाम्बिक शिलालेख में पता चलता है कि इनकी इतनी इतनी पत्नियां थी और इन पत्नियों ने ये किया था। कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि हमारा पति जाके अपने प्राण को त्याग दे, युद्ध करे, इस तरीके से वो भी नहीं चाहती थी। अब इसका निधन हो गया 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। ये आराम मतलब ये अपना जो अशोक था तो ये बौद्ध धर्म को मानना स्टार्ट कर दिया और इसने अपने इन दोनों बेटा बेटी को भेज दिया श्रीलंका में, इन लोगों को भेज दिया श्रीलंका में, कहा कि जाओ हर जगह बौद्ध धर्म का प्रचार कर दो। धीरे धीरे प्रचार होने लगा, हर जगह पे प्रचार होने लगा, लोग बौद्ध धर्म को जानने लगे। लेकिन इससे पहले आया था जैन धर्म और जैन धर्म बंद होने लगा, क्योंकि जैन धर्म में ये कहा जाता था कि आपको भैया निर्वस्त्र रहना है। तो कोई नंगे कैसे रह सकता है, कोई नंगे नहीं रह सकता है। तो जैन, और आपको भूखे रहना होगा, आपको खेती नहीं करना होगा, जैन धर्म में यही है। लेकिन कोई ऐसा कर नहीं सकता, कौन कब तक भूखा रहेगा, भूखे प्यासे मर जाएगा। तो कहते ही थे कि आपको महावीर स्वामी बोले थे जैन धर्म में कि आपको भूखे प्यासे रहना है, क्योंकि आपका अगर आत्मा को कष्ट पहुंचेगा ना, तभी आत्मा आपका पुनर्जन्म नहीं लेगा। एक हम कौन कहा था, महावीर स्वामी कहे थे। लेकिन हर ये विधि नहीं चल पाएगा, अगर कड़ी से कड़ी आपको सजा दिया जाए तो आप कभी भी नॉर्मल चीजें को भागोगे। पढ़ाई में अगर आप लोगों को ढंग से कोई समझाए नहीं कि कब से कब क्या हुआ था, तब आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तब आप दूसरे वीडियो को देखने के लिए सोचोगे नहीं कि हम इस वीडियो को देखें, ये मैडम या ये सर अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, इनके बात ही समझ में नहीं आता है। तो कोई भोजपुरिया है तो भोजपुरिया में समझाना पड़ता है कि देख बबुआ, ना ही ऐसे ना ऐसे, ठीक है, और ना ही तो इस तरीके से नहीं ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन कोई इंग्लिश वाला है ना, तो इंग्लिश वाले को समझाने के लिए इंग्लिश वाले ही चाहेंगे भैया, उनको तो चाहे सीबीएसई बोर्ड के चाहे इंग्लिश खूब पढ़ाते हो, इंग्लिश खूब उनकी तेज हो। हम लोग तो ना उसमें आपको सब कुछ इंग्लिश में बोल दिया जाएगा कि आप समझ जाओगे। तो इसी तरीके से आप लोगों ने 4 चीज के बारे में समझ लिया। आपने हर्यंक वंश देख लिया, शिशुनाग वंश देख लिया, नंद वंश देख लिया, मौर्य वंश देख लिया, मौर्य वंश का ये शासक पूरे देख लिए, किस तरीके से पूरे जगह पे, अवंती पे, कलिंग पे, गंधार पे, कंबोज पे, सारे पे राज अपना किया। और मौर्य वंश के समय में इस को अखंड भारत बना दिया था, पूरे अखंड। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था। अशोक तो आके जीता था कलिंग को, इससे पहले भी हमला इस पे किया गया था, लेकिन कलिंग को तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता, ये अशोक ने जीता था, सम्राट अशोक, ठीक है। सम्राट महान है, अशोक है महान, क्योंकि उसने महान काम किया था। लेकिन महान क्या क्या था, युद्ध तो करते ही थे, लेकिन युद्ध में जो बच्चे बूढ़े जवान सबको मार दिया गया ना, इसमें उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ, इसलिए उसने छोड़ दिया युद्ध करना। जब युद्ध करना छोड़ दोगे ना,
अगर इंसान एक टीचर अगर पढ़ाना छोड़ देगा उसके पास बहुत कम लोग जाएंगे, लेकिन वही टीचर अगर एनी टाइम किसी अच्छे शिक्षा को देता रहता है ना तो उसे पाने के लिए लोग जाएंगे। लेकिन टीचर अगर कलम चलाना छोड़ दे तो उसके पास लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो अपने कलम को छोड़ दिया। इसमें बहुत ताकत होती है, और तलवार में इसलिए ताकत होती है कि लोग डरते हैं, और इसमें इसलिए ताकत होती है कि आप लोग डरते नहीं हो, आपको ज्ञान मिलता है और ग्रहण करने के लिए आप आते हो। तो इस तरीके से अशोक ने इस चीज को, अब उसने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म का ज्यादातर प्रचार किया और बौद्ध धर्म फैल भी गया। क्यों बौद्ध धर्म फैला? क्योंकि इसमें नहीं कि आपको नंगे रहना है, आप उघाड़े रहो, हैं? ऐसा नहीं होता था। चंद्रगुप्त मौर्य तो जाके अपना कर्नाटक में अपना जाके जान मतलब संलेखन विधि से दे दिया। ये भी अपना आराम से इसमें अपना भी ये अशोक ने भी अपना प्राण को त्याग दिया था। यहाँ तक आप लोग को समझ में, देखो हिस्ट्री का मतलब होता है, जो इतिहास है ना, इतिहास का मतलब यही होता है कि आप लोगों को बारीकी से नहीं समझाया जाएगा तो आप नहीं समझ पाओगे। जिस तरीके से एक कबीला बना था, जिस समय हम लोग आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पूरा महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पहले महाजनपद था? नहीं, एक कबीला था, एक गांव था, गांव के बाद एक जन बना, जन के बाद एक जनपद बना, जनपद के बाद एक महाजनपद बना। यानी कबीला यानी छोटा सा लोग, छोटे छोटे मतलब बहुत कम लोग रहना, एक कबीला टाइप का। एक कबीला जानते हो ना, एक कबीला टाइप का बन गया कि छोटे लोग यहाँ पे मतलब कम लोग रहेंगे। इसके बाद बन गया कि एक बन गया गांव। गांव जान गए ना कि एक गांव है, आपका गांव जो भी गांव है उस गांव में इतने लोग हैं, गांव बन गया। इसके बाद जन बन गया, उसके बाद बहुत जनी लोग आके यहाँ पे रहने लगे तो जन बन गया। जन के बाद में एक जनपद बना, जनपद मतलब एक जिला बन गया, एक जिला पूरा जिला बन गया। लेकिन उसके बाद ही 16 ही महाजनपद बने थे। 16 महाजनपद में आप कहाँ से ले रहे हो? आप पाकिस्तान अफगानिस्तान, क्योंकि सब इकट्ठा थे तो वहां से आप लोग ले रहे हो। उसके आगे कहा जाओ ईरान, इराक, ये सब पे सिकंदर अपना खुद ही अपना मतलब कि अपना अधिकार जमाता गया था। सिकंदर को विश्व विजेता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने विश्व पे अपना अधिकार जमाया था। अधिकार कैसा जमाया था? क्या सबको मारा था उसने? मारा तो नहीं। और मारपीट तो होता है, युद्ध में तो मारपीट होता है, लेकिन हर एक चीज का वो पता करता गया है, खोज करता गया है। भारत का भी बता दिया अभी है कि हाँ भारत है, भारत में हमें जाके क्या करना है? मार करना है, वहां भी अधिकार करना है, वहां भी हमें चीज लेना है, क्योंकि यहाँ पे हाथी बहुत ज्यादा मिलता था। तो सिकंदर को हाथी की जरूरत है, क्योंकि वो घोड़े से चलता था, लेकिन उसे भी वो भी बहुत हाथियों से मतलब कि उसका घुड़सवारी और हाथी दोनों चाहता था, पर वो हाथी ज्यादा वो काम करता था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी आप लोग को ये 4 चीज समझाना, ये बहुत लंबी कहानी हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ के बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके आगे वाला। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।